हेलो गाइस, वेलकम टू इंग्लिश एजुकेशन स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th विस्तार बुक से थर्ड चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। और चैप्टर का नाम है जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, और जिसकी नैरेटर हैं, ऑथर हैं, राइटर हैं तिसानी दोशी। और बहुत ही इंटरेस्टिंग सी उन्होंने हमें जर्नी के बारे में बताया है कि किस तरह से वो अंटार्कटिका की यात्रा करती हैं, बच्चों के साथ वो वहाँ पर जाती हैं और उन्हें समझाना चाहती हैं कि किस तरह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है और ग्लोबल वार्मिंग का किस तरह से हमारे ऊपर इफेक्ट होता है, जो काफ़ी डेंजरस है, जिसकी वजह से जो ह्यूमन बीइंग है वो वाइप आउट भी हो सकते हैं, उनका सफाया भी हो सकता है संसार से। तो इस पर ध्यान रखें। जो चैप्टर है वो एक इंफॉर्मेटिव चैप्टर भी है, कहीं ना कहीं हमें इंफॉर्मेशन भी देता है कि ग्लोबल वार्मिंग को जो है डिप्लीट करना चाहिए, किसी ना किसी तरह घटाना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ, अगर आपने चैप्टर को नहीं पढ़ा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप चैप्टर को रीड कर सकते हैं। और पीडीएफ का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलने वाला है इन क्वेश्चंस के, वहाँ से आप क्वेश्चंस को भी नोट आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, हाउ डिड द ऑथर ट्रैवल टू अंटार्कटिका। जो ऑथर हैं वो अंटार्कटिका की यात्रा कैसे करती हैं, कैसे जाती हैं वो वहाँ पर। तो देखिए, द ऑथर ट्रैवल टू अंटार्कटिका ऑन रशियन रिसर्च वेसल। तो रशियन रिसर्च वेसल मीन्स एक रूसी जहाज होता है, उससे वो जाती हैं और जिसका नाम क्या होता है, अकेडमिक सोकाल्स्की। तो यहाँ पर उस शिप का नाम दिया गया है अकेडमिक सोकाल्स्की। एमसीक्यू में भी पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। ही ट्रेवल्ड ओवर 100 आवर्स इन कॉम्बिनेशन ऑफ कार, एरोप्लेन एंड शिप। तो वो जो है 100 घंटों तक यात्रा करती हैं, किसके कॉम्बिनेशन में, यानी कि वो कार से भी ट्रैवल करती हैं, एरोप्लेन से भी ट्रैवल करती हैं और शिप से भी ट्रैवल करती हैं। तो वो ये वाला पॉइंट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि वो कितने घंटों की यात्रा करती हैं, क्या क्या चीज़ें वो यहाँ पर ट्रैवल करने में यूज़ करती हैं। तो हमने जाना कि वो 100 आवर्स की ट्रैवल करती हैं और वो कार से, एरोप्लेन से और शिप से जाती हैं। यहाँ पर इम्पोर्टेंट है कि आपको उस रिसर्च वेसल का नाम पता हो। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं। व्हाट सरप्राइज द ऑथर मोस्ट अबाउट अंटार्कटिका। तो अंटार्कटिका के बारे में किस बात पर लेखिका को सबसे ज़्यादा आश्चर्य होता है। तो देखिए, द ऑथर गॉट द नॉलेज दैट इंडिया एंड अंटार्कटिका वर वंस पार्ट ऑफ द सेम लैंड मास। तो जो ऑथर है वो काफ़ी आश्चर्यचकित है जब उन्हें ये पता चलता है कि इंडिया और अंटार्कटिका एक ही लैंड मास का टुकड़ा थी, एक ही लैंड मास का हिस्सा थी, यानी कि अंटार्कटिका और इंडिया दोनों एक साथ जुड़े हुए थे। This fact surprised him most about Antarctica as at present the climate of these places is altogether different। तो देखिए, altogether यानी कि पूरी तरह। तो देखिए, ये चीज़ जो है ऑथर को काफ़ी सरप्राइज करती है, क्योंकि जो अंटार्कटिका है उसका क्लाइमेट और इंडिया का क्लाइमेट दोनों एक दूसरे से पूरी तरह से अलग है। ठीक है, क्योंकि अंटार्कटिका में काफ़ी सर्दी होती है और यहाँ पर इंडिया में इतनी ज़्यादा सर्दी नहीं होती है। तो मतलब एक ही लैंड मास का पार्ट है वो, फिर भी दोनों के एटमॉस्फेयर में, दोनों के क्लाइमेट में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस देखने के लिए मिलता है। तो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज द एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर इंक्रीजिंग। तो देखिए, विश्व का तापमान औसतन बढ़ क्यों रहा है, क्या रीजन है तापमान के बढ़ने का। The average global temperature is increasing because the depletion of in the ozone layer which affect the activities of phytoplankton। phytoplankton को समझ लेते हैं सबसे पहले क्या है। phytoplankton are ऑटोट्रॉफिक कह सकते हैं, सेल्फ फीडिंग। तो ये जो फाइटोप्लैंक्टन है ये सेल्फ फीडिंग कंपोनेंट है प्लैंक्टन की कम्युनिटी के। एंड ये क्या है, ये की पार्ट है ओशियन के और फ्रेश वाटर सिस्टम के। तो जैसे कि आप फ्रेश वाटर भी देखते हैं या ओशियन वाटर देखते हैं, तो उसमें दूसरे कंपोनेंट भी मिले हुए होते हैं। तो देखिए, यही बात बताई जा रही है, ये प्लैंक्टन जो है ये ओशियन के और फ्रेश वाटर के का ही एक हिस्सा है। ठीक है, तो देखिए वो यहाँ पर बता रहे हैं कि, अब हम वापस से जाते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि तापमान बढ़ क्यों रहा है।
द एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग बिकॉज द डिप्लीशन इन ओजोन लेयर, क्योंकि ओजोन लेयर का जो है ह्रास हो रहा है, ओजोन लेयर जो है काफ़ी घटती चली जा रही है, उसमें छेद होते चले जा रहे हैं, विच इफेक्ट द एक्टिविटीज ऑफ फाइटोप्लैंक्टन, और इसकी वजह से ये जो ओजोन लेयर का डिप्लीशन हो रहा है, इसकी वजह से जो फाइटोप्लैंक्टन है फ्रेश वाटर में और ओशियन में, उनकी एक्टिविटी इफेक्टेड होती है, विच इज टर्न इफेक्ट द ग्लोबल कार्बन साइकिल, जो ग्लोबल कार्बन साइकिल को इफेक्ट करते हैं। आगे देखते हैं, द ह्यूमंस हैव एस्टेब्लिश्ड डोमिनेंस ओवर नेचर हाउ, तो देखिए मनुष्य ने प्रकृति के ऊपर अपना अधिकार कर लिया है या प्रभुत्व स्थापित कर लिया, का मतलब यही है कि वो जो है ज़्यादा प्रभावी हो गए हैं नेचर पे। कैसे कैसे हुआ ये, तो देखिए ह्यूमन हैव इनहैबिटेड विलेज, टाउन्स, cities and mega cities. In the purpose of doing so, they have destroyed forest, mountains and other natural places. तो देखिए जो ह्यूमंस हैं उन्होंने अपना रहने की जगह बना ली है, गांव बना लिए हैं, टाउन्स बना लिए, सिटीज़ बना लिए, और तो और मेगा सिटीज़ बना लिए हैं। और इस प्रोसेस को करने के लिए मतलब गांव शहर ये सब बनाने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है, लैंड की ज़रूरत होती है। और लैंड कहाँ से आएगी, वो क्या यूज़ करते हैं, फॉरेस्ट को ख़त्म करते जा रहे हैं, माउंटेन को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, और दूसरे जो नेचुरल प्लेसेस हैं उनको डिस्ट्रॉय करके वो विलेज, टाउन, सिटीज़ बना रहे हैं। दे आर यूजिंग नेचुरल रिसोर्सेज एट डियर विल, अपनी इच्छा के अनुसार वो क्या करें, जो नेचुरल रिसोर्सेज है जैसे कि वाटर ले लेते हैं, फॉसिल फ्यूल्स ले लेते हैं, उन्हें अपनी इच्छा के अनुसार वो यूज़ कर रहे हैं। Thus they have established dominance over nature, इस तरह से उन्होंने अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया है नेचर के ऊपर। आगे देखते हैं, यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो काफ़ी फेडेड आपको दिखेगा, बट आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। व्हाट वाज द पर्पस ऑफ द विजिट टू अंटार्कटिका, तो नैरेटर की यहाँ पर बात की जा रही है। नैरेटर का अंटार्कटिका में विजिट करने का क्या उद्देश्य था, यात्रा करने का क्या उद्देश्य था। यहाँ पे काफ़ी टिपिकल वर्ड दिए गए हैं हिंदी के, जैसे भ्रमण, तो ये थोड़ा आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर उनका क्या उद्देश्य था वहाँ पर यात्रा करने का, विजिट करने का। तो देखिए अंटार्कटिका इज द कोल्डेस्ट, ड्राइएस्ट एंड विंडिएस्ट कॉन्टिनेंट, कॉन्टिनेंट मीन्स होता है महाद्वीप। तो देखिए जो अंटार्कटिका है वो काफ़ी ठंडा है, सबसे ठंडा है, सबसे ड्राइएस्ट है, सूखा है, और सबसे विंडेस्ट है, यानी कि सबसे तेज हवाएं वहाँ पर चलती हैं, ऐसा महाद्वीप है संसार में। इट वाज टू रियलाइज हाउ रियल वाज द थ्रेट, थ्रेट मीन्स होता है खतरा, ऑफ ग्लोबल वार्मिंग एंड डिप्लीशन ऑफ द ओजोन लेयर। इट वॉज टू रियलाइज, तो यहाँ पर जो नैरेटर है वो क्यों गई थी, ये रियलाइज करने के लिए, ये पता लगाने के लिए कि कैसे वास्तव में कैसे ये जो ग्लोबल वार्मिंग है इसका खतरा कैसे बढ़ रहा है, और जो डिप्लीशन है ओजोन में वो क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है। तो इसीलिए जो ऑथर है वो वहाँ पर जाती है, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि वो स्कूल के बच्चों को लेकर जाती है। कुछ ग्रुप था, आई थिंक 105 जो पीपल थे वो वहाँ पर गए थे, आई थिंक, आई एम नॉट श्योर, आप चैप्टर में रीड कर सकते हैं। व्हाट इज इंक्रीजिंग द एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर, तो देखिए क्या चीज़ विश्व का तापमान बढ़ा रही है, औसत तापमान बढ़ा रही है, यानी कि जितना होना चाहिए उससे ज़्यादा हो रहा है। तो देखिए कार्बन डाइऑक्साइड इज अ ग्रीन हाउस गैस दैट ट्रैप हीट इन द एटमोसफियर। अब कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, ग्रीन हाउस है गैस, ये जो है ग्रीन हाउस गैस है, ये ट्रैप करती है एटमॉस्फेयर में जो हीट होती है, गर्मी होती है, उसको ट्रैप करती है। द अनमिटिगेटेड बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, अनमिटिगेटेड का मतलब होता है लगातार, तो जो लगातार यूज़ हो रहा है ना फॉसिल फ्यूल्स का, फॉसिल फ्यूल्स क्या है, फॉसिल फ्यूल्स जैसे पेट्रोल, डीजल, ये सब, ऑयल, ठीक है। तो ये जो लगातार यूज़ हो रहा है ना फॉसिल फ्यूल्स का, has now created a blanket of carbon dioxide around the world। तो देखिए जो ये फॉसिल फ्यूल है इनके लगातार बर्न होने की वजह से एक ब्लैंकेट, एक चादर बिछ गई है कार्बन डाइऑक्साइड की पूरे संसार में,
ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है, हीट को ट्रैप करने का काम करती है, हीट को खींचने का काम करती है, विच इज स्लोली इंक्रीजिंग द एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर। इसी की वजह से जो टेम्परेचर है पूरे विश्व का वो बढ़ता चला जा रहा है। थोड़ा सा मैं अपने शब्दों में यहाँ पर आपको बताना चाहूँगी। तो जैसे कि यहाँ पर बताया गया है कि कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, वो ग्रीन हाउस गैस है और वो जो है गर्मी को अपनी तरफ खींचती है। सपोज करो हम कोई एक ऐसी चीज़ अपने आसपास लगा लेते हैं जो हीट को अपनी तरफ खींचे, ठीक है। अगर ऐसा होगा तो आसपास का जितनी भी जगह होगी वहाँ पर हीट जो है बढ़ जाएगी। तो यही रीज़न हो रहा है कि फॉसिल फ्यूल के ज़्यादा यूज़ होने की वजह से ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये बढ़ती चली जा रही है और एक चादर की तरह फैलती चली जा रही है, जिससे क्या हो रहा है, ग्लोबल टेम्परेचर काफ़ी बढ़ता चला जा रहा है। तो इसलिए जो फॉसिल फ्यूल हैं उन्हें हमें कम यूज़ करना चाहिए, जितना ज़रूरी हो उतना ही यूज़ करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है, हाउ डू जूलॉजिकल फिनोमिना हेल्प अस टू नो अबाउट द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन काइंड। तो ये जो भूवैज्ञानिक हैं ये हमें किस तरह से मानव का इतिहास जानने में हमारी किस तरह मदद करते हैं। तो देखिए, देयर वाज मच वार्मर इन पास्ट। तो हमें पता चला कि पास्ट की बात है, पास्ट में काफ़ी गर्मी थी। इट हैड वेराइटी ऑफ फ्लोरा एंड फ्यूना। कई तरह की वनस्पति और पशु जो हैं देखने के लिए मिलते थे। देयर वाज नो एग्जिस्टेंस ऑफ ह्यूमन बींग। उस समय पर ह्यूमन बींग नहीं थे उस समय पर। फॉसिल बर्न इन द अर्थ गिव नॉलेज दैट ह्यूज एनिमल्स इज एग्जिस्टेंस इन द पास्ट। तो देखिए, जो फॉसिल्स हैं जो अर्थ के अंदर मिलते हैं उससे हमें जानकारी मिलती है कि पहले पास्ट में जो है बड़े बड़े एनिमल्स हुआ करते थे, जैसे कि डायनासोर। इट वॉज द स्टेज व्हेन डायनासोर वर वाइप्ड आउट। और वो उस स्टेज की बात यहाँ पर की जा रही है जब डायनासोर का सफाया हुआ, यानी कि वो मर गए। और वो हमें कहाँ मिलते, वो अर्थ के नीचे मिलते। तो उनके जो अवशेष मिले उन्हीं से हमें जानकारी मिली है कि पहले बड़े बड़े एनिमल्स जो हैं वो हुआ करते थे। एंड द एज ऑफ मैमल्स स्टार्टिंग। और वो वही एज थी जब मैमल्स जो हैं, मैमल्स की स्टार्टिंग हुई। मैमल जो हैं, स्तनधारी जो हैं, अर्थ पर आए। आगे देखते हैं, व्हाट आर द इंडिकेट्स व्हाट आर द इंडिकेशन फॉर द फ्यूचर ऑफ मैनकाइंड। तो देखिए, जो मानव है, मानव के भविष्य के लिए क्या संकेत मिल रहे हैं, मानवता के भविष्य के लिए क्या संकेत मिल रहे हैं, मतलब हमें क्या इंडिकेशन मिल रही है, क्या होने वाला है, ये पूछा जा रहा है। तो देखिए, ग्लेशियर आर मेल्टिंग। जितने भी ग्लेशियर हैं, यानी कि जितने भी बर्फ वाली जगह है, वो सब क्या हो रही है, मेल्ट हो रही है, पिघल रही हैं। एंड आइस कैप आर फॉलिंग। जितने भी आइस कैप है माउंटेन के ऊपर वो गिर रही हैं। देयर इज ए डेंजर ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। और इससे क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग का खतरा बढ़ता चला जा रहा है। इफ दैट हैपन्स, अगर ऐसा होता है, ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, मैनकाइंड यानी कि जो मानव हैं विल बी वाइप्ड आउट। इनका भी सफाया हो जाएगा फ्रॉम द ग्लोबल सिनेरियो, यानी कि ये जो है संसार में दिखाई नहीं देंगे। जो हाल डायनासोर का हुआ था वो बिल्कुल ख़त्म हो गए थे। अगर इसी तरह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती रही तो क्या होगा, जो मैनकाइंड है वो वाइप आउट हो जाएंगे वर्ल्ड से। तो इस तरह से आपके सभी क्वेश्चन आंसर होते हैं कंप्लीट। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है, टॉपिक आपका क्लियर हुआ है, तो एक लाइक ज़रूर करें। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए बाय बाय।